नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी के ताने बाने बेहद जटिल हैं। ना चाहते हुए भी अक्सर उलझ ही जाते हैं। इन्हीं उलझे हुए तानों बानों को मैं अपनी छोटी छोटी कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज भी आपके लिए एक ऐसे ही जटिल घटना को कहानी के रूप में लेकर आई हूँ, जो कि एक सत्य घटना है। आप में से बहुतों ने शायद इसे अखबार में पढ़ा भी होगा। सत्य घटना में जो अंत था वो बहुत दुखदाई था, जिसको जैसे का तैसा कहानी में उतारने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा बदल दिया है। कहानी का नाम है अगली बार मैं। आइए सुनते हैं। आईसीयू वार्ड में बेड के पीछे लगा मॉनिटर रह रहकर बीप बीप की ध्वनि कर रहा था। मणिकांत जी ने बेड पर पड़ी अपनी जीवन सहचरी वसुंधरा जी पर एक नज़र डाली। नाक और मुंह को प्लास्टिक के पारदर्शी मास्क ने घेर रखा था। बायां हाथ सीधा पड़ा था, जिसमें लगा एक लंबा पाइप ऊपर टंगे स्टैंड में फंसा था। प्लास्टिक की एक गोल बोतल में से तरल पदार्थ की बूंदें टप टप करके नीचे जुड़े पाइप में टपक रही थी। दूसरे हाथ की तर्जनी में अटका ऑक्सीमीटर अपनी गति से अंकों की संख्या में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी करने में व्यस्त था। वो देख पा रहे थे कि पारदर्शी मास्क के अंदर वसुंधरा जी के अधर हल्का सा खुले हुए थे। आंखें ऊपर से बंद दिख रही थी, पर नीचे से झुककर देखने में ऐसी प्रतीत होती थी मानो अध खुली हो। ऊपर से देखने में वह शांत थी, पर बीच बीच में जैसे एक चिहुक सी उठती थी उन्हें। मणिकांत जी समझ रहे थे कि इस हालत में भी पत्नी की आस लगी है यूएस में बैठे हुए अपने दोनों बेटों पर। रुगड़ा पत्नी को देखते हुए बरबसी आंखों में नमी तिराई थी। स्वयं को इतना असहाय तो उन्होंने उस समय भी महसूस नहीं किया था जब 50 वर्ष पूर्व उस दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना ने उनसे उनके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया था और उन्हें भी घायल अवस्था में छोड़ दिया था। इस संसार में वे बिल्कुल अकेले रह गए थे। तन मन से बुरी तरह से आहत अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने विधाता से ढेरों गिले शिकवे किए थे। हे प्रभु, तुझे ऐसा क्या बैर था मुझसे? परिवार के नाम पर किसी को तो छोड़ देता मेरे लिए। अब इस संसार में मैं किसके साथ अपना दुख बांटूं? ऊपर बैठे अदृश्य जगत नियंता ने जैसे उनके दुखी मन की प्रार्थना को गहराई से अनुभव किया था और उनके बगल वाले बेड पर भेज दिया था एक नौजवान व्यवसायी असीम कपूर को। असीम वहाँ फूड पॉइजनिंग की शिकायत लेके भर्ती हुए थे। अटेंडेंट थी उसकी स्नेही बहन वसुंधरा, जो उसका ध्यान रखने के लिए सारे दिन वहीं बैठी रहती थी। थोड़ा आराम मिलने पर और दवाइयों के असर से असीम अक्सर गहरी नींद में चले जाते थे। उस स्थिति में मणिकांत जी की तकलीफ और उनका कराहना सुनकर वसुंधरा जी अक्सर शिष्टाचारवश उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ आती थी। तभी से ही स्नेही स्वभाव वाली वसुंधरा जी ने मणिकांत जी का मन मोह लिया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी और अपनी मिलिट्री की नौकरी में वापस ज्वाइन करने के बाद भी मणिकांत जी का इस परिवार से संपर्क बना रहा था। अंततः एक दिन असीम ने स्वयं ही अपनी बहन के लिए मणिकांत जी का हाथ मांग लिया था। ना करने का तो कोई कारण था ही नहीं। हर कार्य में दक्ष और इतने स्नेहिल स्वभाव वाली पत्नी पाकर कोई भी खुद को धन्य समझता। उचित मुहूर्त पर दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार करवा दिया गया था। वसुंधरा जी का स्नेहिल परिवार पाकर मणिकांत जी का अपने परिवार को खो देने का दुख काफी हद तक कम हुआ था।
जिस परिवार की याद में वे घंटों आंसू बहाया करते थे, ऐसा प्रतीत होता था वह विधाता ने वसुंधरा जी के इस छोटे से सुखी परिवार के रूप में उन्हें वापस दे दिया था। खुशहाल जिंदगी ने एक बार फिर अपने कदम मणिकांत जी के घर की ओर मोड़ लिए थे। 2 बेटों बड़े रोहित और छोटे रौनित के आ जाने से दोनों की जीवन बगिया और अधिक सुगंधित हो उठी थी। उस समय बेटों की मां होना समाज में गर्व का विषय होता था। इस कारण वसुंधरा जी के भी आनंद का पारावार नहीं था। अनुशासित जीवन और कठोर परिश्रम मणिकांत जी ने अपने बचपन से ही घुट्टी में पिया था। इसी के बल पर वह भारतीय सेना में आज मेजर जनरल के पद तक पहुंच चुके थे और इसी घुट्टी को उन्होंने दोनों बच्चों को भी छोटी आयु से ही पिलाया था। 2 बेटों की मां के त्याग ने वसुंधरा जी को भी समाज में एक गौरवशाली मां का दर्जा दिलवाया था। उनके पुत्र उनकी जान थे। खासकर छोटे रौनित में तो उनके प्राण ही बसते थे। जब तक उसे न खिला लें, उनके खुद के गले के नीचे निवाला नहीं उतरता था। कभी बारिश में भीगकर बच्चे घर आते तो बिना एक पल की भी देरी किए वसुंधरा जी हाथ में तौलिया पकड़े उसके पास हाजिर होती थी। उसका सिर पोंछ कर जबरदस्ती कभी काढ़ा कभी गर्म दूध पिलाया करती थी। रोहित और मणिकांत जी की दबी दबी मुस्कुराहटें और मजाकिया ताने उनका कुछ न बिगाड़ पाते। देखा पापा, भीगा तो मैं भी हूँ, पर तौलिया मिसेस मॉम को एक ही मिला है। हाँ बेटा, अब हमारे दिन कहाँ रहे। चेहरे पर बनावटी दुख के भाव लिए मणिकांत जी भी बच्चों के संग बच्चा बन जाते। अरे भाई, वो ये सब अपने आप कहाँ कर पाता है। रमोला जी एक कमज़ोर सा बहाना बना रौनित का सिर फिर ज़ोर ज़ोर से पोंछने लग जाती और फिर उन सबके हंसी ठट्टे और मजाक में समय निकल जाता। दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ाने में, उन्हें ऊंचे शिक्षा दिलवाने में मणिकांत जी और वसुंधरा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आर्मी में उच्च पदस्थ कर्तव्यनिष्ठ अफसरपति का रुतबा और आर्मी लेडीज़ क्लब्स और सोसाइटीज़ की गतिविधियों में व्यस्त वसुंधरा जी की जीवन नैया सुचारू रूप से चल रही थी। दोनों बेटे भी योग्य और कर्मठ निकले। दोनों ने ही सेना में जाने के बजाय कंप्यूटर को चुना। सफलता मिलती गई, सपने बड़े होते चले गए। पहले देश में फिर विदेशों में दोनों उपलब्धियों के नित नवीन आयाम छूते चले गए। इसके साथ ही हर महीने मणिकांत जी के अकाउंट में मोटी मोटी धनराशियां भी प्रवेश पाती गईं। परंतु नियति ने एक बार फिर दुर्भाग्य को उनके दरवाजे की ओर ठेल दिया था। एक रूटीन चेकअप की टेस्ट रिपोर्ट ने अप्रत्याशित और बेहद विषादपूर्ण घोषणा की थी कि वसुंधरा जी एक प्राणघातक बीमारी से पीड़ित थीं। तत्काल इलाज शुरू करवा दिया गया था, पर जिंदगी को जीने का रवैया अब थोड़ा बदल गया था। अब वसुंधरा जी का मन करता अपने बेटों, बहुओं और उनके बच्चों से मिलने का, उनके संग रहने का। थोड़े थोड़े समय के लिए सब आते भी, पर वहाँ की अभ्यस्त और व्यस्त दिनचर्या से निकलकर यहीं रह जाना उनके लिए भी इतना आसान नहीं था। जब भी वीडियो कॉल होती, दोनों सबको यहाँ आने को कहते। कई बार कार्यक्रम बनते भी, पर हर बार कुछ न कुछ व्यवधान आ ही जाता और बच्चों का स्वदेश आना स्थगित हो जाता। मणिकांत जी भी अब स्वयं को पहले जैसा फुर्तीला नहीं पाते थे। उम्र बढ़ने के साथ, विशेषकर इस समय, उन्हें अपने बेटों से मानसिक और भावनात्मक संबल की आवश्यकता भी महसूस होती थी। रुग्ण सहचरी की सेवा करते करते कई बार वे थकान अनुभव करते, इसलिए कई बार उन्हें शारीरिक संबल भी चाहिए होता था। इधर वसुंधरा जी का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था। मां के गिरते हुए स्वास्थ्य का समाचार मणिकांत जी बराबर बेटों को दे रहे थे। दोनों की ओर से आश्वासन भी आता था
कि वे जल्दी ही आने का प्रोग्राम बनाते हैं। माँ का बढ़िया से बढ़िया इलाज कराने का अनुरोध होता। खर्च की चिंता मत करिएगा पापा, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। और कोई ज़रूरत तो नहीं आपको पापा? इधर पापा मन में सोच कर रह जाते, सोचते जो मैं इतने खुलकर बता रहा हूँ वह तो पूरी करो। इसके बाद फोन कटने के साथ ही मणिकांत जी का बैंक अकाउंट फिर से भर दिया जाता। वसुंधरा जी का मन अपने बेटों के, उनके बच्चों के पास ही लगा रहता था। कभी कभी वे रुआसी हो उठती, कई बार रूठ जाती कि अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी। जब वे लोग खुद यहाँ आकर मुझे मनाएंगे तभी मानूंगी। मणिकांत जी समझाते, देखो रोहित ने तुम्हारे लिए 24 घंटे की नर्स का इंतजाम कर दिया है और रोनित ने घर पर ही रोज 2 बार फिजियोथेरेपी के लिए बोला है। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग जो बच्चे हम पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। रमोला जी चिढ़ उठती, मुंह फेर कर सो जाती। मणिकांत जी समझते थे कि उन्हें इन पैसों से नहीं, पैसे भेजने वालों से मतलब था, पर वो भी परिस्थितियों के आगे विवश थे। वसुंधरा जी की बातें बेटों तक भी पहुंचती थी। मणिकांत जी पत्नी की नाराजगियां, उनका रूठना मनाना सब नमक मिर्च लगा लगा कर बेटों तक पहुंचाते, क्योंकि उनकी स्वयं की भी तो यही अभिलाषा थी कि बच्चे घर वापस आएं। वे भी अपने पोते पोती को कंधे पर चढ़ा चढ़ा कर खिलाएं, कभी उनके लिए घोड़ा बने तो कभी हवाई जहाज। जानते थे यह सब देखकर वसुंधरा जी के स्वास्थ्य में ज़रूर सुधार होगा। और ऐसा भी नहीं था कि बेटे आना नहीं चाहते थे, वे तो बहुत आना चाहते थे, पर महत्वपूर्ण पदों पर होने के कारण काम में इतना अधिक उलझे हुए थे कि उससे बाहर निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मणिकांत जी चाह रहे थे कि कम से कम एक बेटा तो अब उनके पास आकर रहे, पर शायद अब तक उनकी इच्छाओं और बच्चों की इच्छाओं में बहुत अंतर आ चुका था। वसुंधरा जी के स्वास्थ्य का ग्राफ लगातार ढलान पर ही था। खाना पीना भी कम हो गया था। डॉक्टर्स पूछते, ये दवाओं को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। पर मणिकांत जी जानते थे क्या गड़बड़ है, किसकी प्रतीक्षा है वसुंधरा जी को। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें खुश रखें, ऐसे काम करें जिससे उन्हें प्रसन्नता हो और वे अपना सारा तनाव, सारा दुख भुला सकें। उससे उनका स्वास्थ्य ज़रूर बेहतर होगा। पर बस यही तो मणिकांत जी के हाथ में नहीं था। उस दिन रूंधी आवाज़ में मणिकांत जी ने बच्चों को बताया, बेटा जल्दी आ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। सुनकर रोहित रो पड़ा था। बोला, ठीक है पापा, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ का आश्वासन देते हुए उसने फ़ोन रख दिया था। 2 दिन में वहाँ सब ज़रूरी इंतज़ाम कर रोहित चल दिया था, पर इधर आतुरता से प्रतीक्षा के पश्चात वसुंधरा जी ने ईश्वर की पनाह ले ली थी। मणिकांत जी की आंखें रोहित को देखते हुए रोनित को तलाशने लगी। शायद वह दूसरी फ्लाइट से पहुंच रहा होगा। रोनित कब पहुंच रहा है बेटा, उसी हिसाब से सब इंतजाम करने होंगे। रोहित बुरी तरह से अचकचा गया था पापा की बात सुनकर। जवाब नहीं देते बन रहा था उससे। धीमे से सर झुकाकर बस इतना ही बोल पाया, वो रोनित निकल नहीं पा रहे पापा इस समय अपने प्रोजेक्ट से, तो उसने बोला कि भैया इस बार किसी तरह तुम चले जाओ, अगली बार मैं चला जाऊंगा। अगली बार मैं चला जाऊंगा। मणिकांत जी के कानों को ये शब्द सुन्न कर गए थे। चेहरा विवर्ण हो उठा था। ऐसा लगा मानो शरीर से एक एक बूंद रक्त निचुड़ गया हो। यह क्या सुन लिया था उन्होंने। बिल्कुल जड़ हो चुके थे मणिकांत जी। आंखों का सागर सूख चुका था। हर विधि, हर रस्म को जिसने जो कहा बिना एक शब्द बोले उन्होंने पूरा किया था। रोहित प्रयत्न करता रहा, पर प्राणों से प्यारी पत्नी के सब कार्य उन्होंने स्वयं पूर्ण किए। चौथा के बाद
रोहित वापस जा चुका था। पापा को अपने साथ विदेश ले जाने के लिए किए गए उसके सारे प्रयत्न विफल हो चुके थे। उनकी आंखों की ताप नहीं सह पाया था वह। धीरे धीरे सभी नाते रिश्तेदार भी प्रस्थान कर चुके थे। काम वालियां आकर अपना काम कर चली जाती, बाकी समय रह जाते पूरे घर में अकेले घूमते हुए मणिकांत जी, और उनके कानों में दिलो दिमाग में 24 घंटे गूंजते वे 3 शब्द, अगली बार मैं। अगली बार यानी उनकी बार। तो उनकी उद्योग परायण संतानों ने यह जिम्मेदारी भी बखूबी बांट ली थी कि एक माँ के समय आएगा और एक पिता के समय। कितनी व्यावहारिक हो चुकी थी उनकी अपनी संतानें। ये कैसे प्रोजेक्ट्स थे, कैसी तरक्की थी जो माता पिता के इस संस्कार के लिए भी बच्चों को आने का समय नहीं। अपनी इस जिम्मेदारी का बंटवारा कर उन्होंने अपने धन, अपनी परेशानी और सबसे बड़ी बात अपने समय की भी कितनी बढ़िया बचत की थी। उन्हें संस्कार देने में उन दोनों से कहाँ चूक हो गई थी कि इतने समय से बाट जोहती अपनी रोगिणी माँ का चेहरा भी रोनित को खींचकर स्वदेश नहीं ला पाया था। इस बार तुम, अगली बार मैं, हर समय जेहन में हथौड़ों की तरह चोट करते इन शब्दों ने मणिकांत जी का दिन का चैन और रातों की नींद हर ली थी। पहले वसुंधरा जी की सेवा में दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते थे और अब दिन काटना मुश्किल होता था। ऊपर से सोते जागते कानों में गूंजते रोनित के वे शब्द, अगली बार मैं। मणिकांत जी की तिलमिलाहट बढ़ती ही जा रही थी। रोनित को कैसे सबक सिखाया जाए, उसे कैसे समझाया जाए कि उसका अपराध अक्षम्य है। ऐसी कैसी व्यस्तता जो इतने महीनों से सब कुछ जानते हुए भी वह रुगड़ा माँ के अंतिम दर्शन तक के लिए नहीं आ पाया। आखिरकार उन्हें विचार आ ही गया, एक बेहद कठोर और भयानक विचार। चलो कोई बात नहीं रोनित, अगर तुझे इतनी ही व्यस्तता है तो मैं तुझे अधिक परेशान करूंगा ही नहीं। तू अपना काम संभाल, मैं तुझे अगली बार का मौका दूंगा ही नहीं। निर्णय लेते ही मणिकांत जी को जैसे जीने के लिए एक उद्देश्य मिल गया था। वे पुनः व्यस्त हो गए थे, कई काम करने थे उन्हें। कुछ ही दिनों की अवधि में उनके अकाउंट में एकत्रित दोनों बेटों द्वारा भेजा हुआ सारा पैसा शहर के अनाथाश्रमों और दूसरी समाज सेवी संस्थाओं को दान किया जा चुका था। बैंक के, आरटीओ के और रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर उन्होंने घर और कार को एक वृद्धाश्रम के नाम कर दिया था। ड्राइवर की छुट्टी तो पहले ही कर दी थी, हर जगह खुद ही कार चला कर जाते। धीरे धीरे घर की ज़रूरत की सारी वस्तुएं भी उन्होंने काम वालियों और सड़क के किनारे रहने वाले मजदूरों में बांट दी थी। फ़ोन दरिया में बहा दिया। इसके बाद रेलवे स्टेशन जाकर वे अपने लिए सुदूर प्रांत के एक अनजान शहर का टिकट खरीद लाए। हर चीज़ का पेमेंट कैश द्वारा किया। रात को एक सूटकेस में अपने कुछ कपड़े और वसुंधरा जी की फ़ोटो रख वे रिक्शे से रेलवे स्टेशन के लिए चल पड़े थे। लोगों ने दूसरे दिन देखा घर खाली था। घर के और कार के सारे लीगल कागजात तरतीबवार सहेजे रखे थे। काम वाली, नौकर, ड्राइवर, किसी को कुछ पता नहीं था कि मणिकांत जी हैं कहाँ। दूसरे दिन शाम को मणिकांत जी एक वृद्धाश्रम में बैठे हुए बहुत दिनों के बाद ज़हनी सुकून का अनुभव कर रहे थे। अब रोनित और रोहित को कभी भी पता नहीं चल सकेगा कि अगली बार हुआ कब। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।